अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 7 की कोर्स पे स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम CFRC करेंगे। CFRC में 3 तरह के एलोस हैं, एक फाउंडेशन है, एक फार्माकोलॉजी और एक हेमेटोलॉजी है। हम पहले फाउंडेशन करते हैं, फिर हेमेटोलॉजी करेंगे और फिर फार्माकोलॉजी करेंगे। तो जो फाउंडेशन के एलोस हैं वो CFRC 3007 से लेकर 0011 तक हैं। इसमें सबसे पहले है प्रॉपर हैंड हाइजीन। आइए मैं आपको हाथ धोना सिखाऊं। हैंड हाइजीन हमने कब करनी है? बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स। अगर हम पेशेंट की सराउंडिंग में किसी चीज़ को भी टच करें ना, तब भी हमने हैंड हाइजीन करनी है बाद में। बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया, जैसे हमने किसी को कैनोला लगाया, किसी को इंजेक्शन लगाया, पुलिस पास किया, तो हमने हैंड हाइजीन करनी है। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, जैसे कि किसी प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को वॉमिट हो जाए, जैसे आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो और पेशेंट वॉमिट कर दे, इस तरह की कंडीशंस के अंदर तो वैसे भी हाथ धोएंगे ही, लेकिन लाजमी धोने हैं अगर ज़रा से भी किसी बी फ्लूइड के साथ एक्सपोजर हो जाए। तो हैंड हाइजीन के स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप से पहले जो इम्पोर्टेंट है वो टाइमिंग है। हर स्टेप के ऊपर 2 to 3 सेकंड जो है वो लाजमी लगाने हैं। मेरी तरह ना करना, मैंने ब्लॉक एग्जाम में 2-3 सेकंड में सारे स्टेप्स कर दिए थे और फिर मैम ने बताया कि 20 to 30 सेकंड लगाने होते हैं। तो हर स्टेप के ऊपर 2 to 3 सेकंड और ये टोटल बन जाएंगे 20 to 30 सेकंड। करना कैसे है? सबसे पहले क्लीन वाटर से वेट करना है हैंड को, फिर उसके बाद कोई सोप लगाना है, फिर पाम्स को आपस में रब करना है। आपको पिक्चर नजर आ रही है, पहले पाम्स रब करनी है, फिर पाम को ऑपोजिट हैंड के डोरसम पे, यानी कि राइट पाम और लेफ्ट डोरसम और लेफ्ट पाम और राइट डोरसम। फिर फिंगर्स को इंटरकनेक्ट करना है, थंब को रोटेशनली क्लीन करना है, उसके बाद रिस्ट अप करनी है और बस। ये थे स्टेप्स हैंड हाइजीन के। और फिर एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया या फिर क्लीन टॉवल के साथ ड्राई करेंगे। फिर आ जाते हैं एसेप्टिक प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर हमने करना है तो उसके लिए क्या क्या हाइजीन होती है, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना होता है। किसी भी एसेप्टिक प्रोसीजर, एग्जाम्पल ले लें हमने इंजेक्शन लगाना है पेशेंट को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या हमने कोई सर्जरी करनी है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। तो पेशेंट को बताएंगे कि मैं आपको इंजेक्शन लगाने लगा हूँ, आपकी इजाज़त है? तो वो कह देगा इजाज़त है, तो आपने उसको इंजेक्शन लगाना है। अगर वो कहेगा नहीं है तो नहीं लगाना। अच्छा, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया पेशेंट को, फिर उसके बाद हैंड हाइजीन करनी है, सारे वो स्टेप्स करने हैं जो पहले बताए हैं। फिर उसके बाद वेयर अप्रोप्रिएट PPE। PPE होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब PPE हर प्रोसीजर के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर सिर्फ इंजेक्शन लगाना है तो उसमें तो हम सिर्फ ग्लव्स ही पहनेंगे, लेकिन अगर हमने OPD में जाना है तो प्रॉपर डॉनिंग की टेक्निक यूज करेंगे। डॉनिंग वो होता है जो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले करते हैं, और डॉफिंग वो होता है जो प्रोसीजर एंड करने के बाद करते हैं। तो डॉनिंग करनी है एसेप्टिक प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। उसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले गाउन डालना है, फिर मास्क लगाना है, आई प्रोटेक्शन लगानी है और उसके बाद ग्लव्स। इसका सीक्वेंस याद रखना है, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्टर और ग्लव्स। फिर एक ट्रे तैयार करना है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि सर्जरी के दौरान चाहिए होंगे। और बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि पैकिंग में होते हैं, जैसे इंजेक्शन पैकेज में होता है, तो उसको हमने ध्यान से खोलना है कि वो कंटेमिनेट ना हो जाए। और उसका जो स्टीराइल पार्ट होता है उसको भी टच नहीं करना। जैसे हमने इंजेक्शन खोला और उसकी जो नीडल है ना, उसको हमने टच नहीं करना क्योंकि वो स्टीराइल होती है। फिर क्या किया, जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाना है या कोई प्रोसीजर करना है, वहां से हमने क्लीन किया अल्कोहल पैड के साथ या एंटीसेप्टिक पैड के साथ। किस डायरेक्शन में? सर्कुलर मोशन में करना है। ये नहीं कि बस रब कर दें, सर्कुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन। ये लाजमी याद रखनी है कि सर्कुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। फिर प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया और जो भी वेस्टेज थे, जैसे कि इंजेक्शन में होते हैं, हमारे पास नीडल होती है, उसको डिस्पोज कर देना है, ग्लव्स रिमूव करने हैं और हैंड हाइजीन परफॉर्म कर देनी है। तो क्या प्रोसीजर हुआ एसेप्टिक का? सबसे पहले हमने पेशेंट को बता दिया कि हम ये करने लगे हैं, उसके बाद हमने हैंड हाइजीन की सारे स्टेप्स फॉलो करके एसेप्टिक ट्रे तैयार की जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रखने हैं और जो इंस्ट्रूमेंट पैकिंग के अंदर है उनको कंटेमिनेट के बगैर खोलना है और स्टीराइल पार्ट को टच भी नहीं करना। तो फिर हमने जिस साइड पर प्रोसीजर परफॉर्म करना है या इंजेक्शन वगैरह लगाना है उसको क्लीन किया अल्कोहल पैड के साथ या एंटीसेप्टिक के साथ। फिर प्रोसीजर परफॉर्म करना है और जो भी वेस्टेज होंगे उनको डिस्पोज कर देना है, ग्लव्स रिमूव करने हैं और हैंड हाइजीन परफॉर्म कर लेनी है। ये थे स्टेप एसेप्टिक प्रोसीजर के। फिर थर्ड एलो है बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, कि हम क्या क्या करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए निमोनिक है सर, लेकिन सर के अंदर 3 S हैं और साथ में ह्यू। ये बस याद रखने के लिए कि जल्दी जल्दी बता सकें।
तो हैंड हाइजीन होती है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में। यूज पीपीई अप्रोप्रिएटली, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जिसमें गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, उनको अप्रोप्रिएटली यूज करना है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करनी है। ये ना हो कि किसी पर्सन से ब्लड कलेक्ट करो और जो सिरिंज है वो आपको खुद लग जाए। इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करनी है। रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना है। कफ कवर करनी है। जब किसी पर्सन को कफ आ रही हो तो वो कवर करे अपने हैंड के साथ, ऐसे ही ना खांसने लग जाए। उसके बाद है सेफ वेस्ट डिस्पोजल। जो कलर बिन्स होती हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो इसीलिए होती हैं कि हर चीज़ हर एक बिन में नहीं डाल देनी। किसी में शॉप्स जाती हैं, किसी में लिक्विड वेस्टेज जाते हैं, किसी में ऑर्गन वेस्टेज जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि कौन से कलर में कौन से वेस्टेज जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। इंस्ट्रूमेंट को स्टीराइल करना है। ये ना हो कि एक नीडल एक पेशेंट में यूज़ की तो दूसरे में भी वही यूज़ कर दी। उसके अलावा आइसोलेशन प्रिकॉशन करनी है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कोविड थी, तो उसमें हमने पेशेंट को आइसोलेट कर देना ताकि दूसरे मरीज जो है ना उनको भी वो इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये थी बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। फिर आ गया अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सबसे आसान और बेसिक है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले यानी कि डोनिंग पीपीई, और एक प्रोसीजर एंड करने पे डॉफिंग पीपीई। डॉनिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, ये तो पता ही है। फिर गाउन डालना है, फिर मास्क लगाना है, फिर गॉगल्स और फिर ग्लव्स। सबसे पहले क्या किया, हैंड हाइजीन, गाउन, मास्क, गॉगल्स, गॉगल्स या आई प्रोटेक्टर या फेस शील्ड, और फिर ग्लव्स। और जो डोफिंग होती है उसमें सबसे पहले ग्लव्स को रिमूव करना है क्योंकि वो कंटेमिनेट हो चुके हैं, फिर गॉगल्स को रिमूव करना है, फिर गाउन को, फिर मास्क और फिर हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। तो ये स्टेप्स होते हैं डोनिंग और डोफिंग के, और इन सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, ये इसी तरह करनी है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ कंटेमिनेट हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये प्रिवेंट करती हैं क्रॉस इन्फेक्शंस को, एक दूसरे से इन्फेक्शन नहीं होने देती, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं और हेल्थ केयर वर्कर को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ना आपसे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, ना पेशेंट को आपसे कोई इन्फेक्शन हो, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती हैं। फिर आ जाते हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट और बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमें पता है कि टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है। उसमें दो तरह के, एक इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। जो इंटरसेलुलर होता है वो 2/3 ऑफ द बॉडी वेट बनाता है, यानी कि इस 60% का 2/3 इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। और इसके अंदर मेन कैटायन कौन सा होता है, पोटेशियम। इंटरसेलुलर फ्लूइड में मेन कैटायन कौन सा होता है, पोटेशियम। और 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और इसके अंदर मेन कैटायन होता है सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर से दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड और दूसरा होता है प्लाज्मा। इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड 70% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है, और जो प्लाज्मा है वो 25% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बताता है। ये तो थी जनरल इंफॉर्मेशन। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बॉडी के अंदर बैलेंस कैसे हो रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना फंक्शन क्या है, वो क्या करता है। तो जो सोडियम है ना, वो ज्यादा कहाँ था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था। ये रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को। अगर ज्यादा सोडियम बॉडी से रिमूव होगा मीन ज्यादा वाटर रिमूव होगा। अगर सोडियम बॉडी में ज्यादा होगा तो बॉडी में वाटर भी ज्यादा हो जाएगा उसको कंपेंसेट करने के लिए। सोडियम को बैलेंस कौन रखता है, किडनीज, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन्स। ये सोडियम की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर बैलेंस रखते हैं। उसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम हमें क्यों चाहिए होता है, ये हमारे कार्डियक और मसल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसको कंट्रोल कौन करेगा, किडनीज, एल्डोस्टेरोन और एसिड बेस बैलेंस। ये जनरल फिजियोलॉजी है जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ ली है। फिर है क्लोराइड, जो कि फॉलो करता है सोडियम को, जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां क्लोराइड जाएगा। उसके बाद है बाइकार्बोनेट आयन, ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था एसिडोसिस और क्लोसिस वाला कॉन्सेप्ट। तो ये इस तरह से एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करता है और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। फिर आ जाता है कि कौन कौन सी चीजें बॉडी के अंदर ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखे हुए हैं। तो इसके लिए जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है ना, किडनीज, किडनीज क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन करती हैं, फिल्ट्रेशन करती हैं। जो आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में ज्यादा होता है उसको रिमूव कर देती है, जो बॉडी में कम होता है उसको रिटेन कर देती है, रीअब्जॉर्ब कर देती हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर की रिटेंशन कराता है। अगर बॉडी के अंदर वाटर कम है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, वाटर को रिटेन कराएगा, वाटर को लॉस नहीं होने देगा। फिर एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन तब रिलीज होगा जब सोडियम कम होगा, तो ये सोडियम की रिटेंशन कराएगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराएगा। ये तब भी ज्यादा हो सकता है जब पोटेशियम बॉडी में ज्यादा होगा ताकि इसकी एक्सक्रीशन करा सके। फिर थर्स्ट मैकेनिज्म है, जब भी प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। पता कैसे चलता है बॉडी को कि
अब जो है पानी कम है तो वो थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वगैरह से भी इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहते हैं। फिर है नेक्स्ट, गाइडेंस ऑन हेल्थ मैनेजमेंट। अब हमने किसी पर्सन को बताना हो कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे तो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। एक हाइजीन का ख्याल रखें, एक न्यूट्रिशन का और दूसरा मेडिकेशन का। हाइजीन में क्या क्या आ जाता है? डेली बात लें, डेली नहीं तो 2-3 दिन बाद तो लें। ओरल हाइजीन का ख्याल रखने, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि ओरली ट्रांसमिट होते हैं। हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, हैंड से भी बहुत से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं। तो ये होगी हाइजीन। फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट लें, ऐसे ना हो कि एक चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे साल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की रिस्क हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा ना लें। एडिक्वेट फ्लूइड लें, पानी ठीक तरह से पिएं। लड़कियां पानी ठीक तरह से नहीं पीती, उनको लाजमी कहना है कि पानी ठीक तरह से पिएं। अवॉइड जंक फूड ज़्यादा ना खाएं। अगर कोई बच्चा आ जाता है या कुछ ओल्डर एज के लोग भी जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनको कहना है कि अवॉइड करें, जंक फूड को कम खाया करें। मेडिकेशन एडहेरेंस, मेडिकेशन टाइम पे लें और कोर्स को कंप्लीट करें। कोर्स को कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हमने कोई बैक्टीरियल एंटीबायोटिक स्टार्ट की, अगर हम कंप्लीट नहीं करते कोर्स तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक से, फिर वो उनके ऊपर काम नहीं कर सकती। तो इस वजह से उसको कहना है कि अपना कोर्स पूरा करें, उनको सारा कुछ बताना है, डोजेस स्किप नहीं करनी और प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। ये हमारे हो गए फाउंडेशन वाले प्रैक्टिकल्स। अब है हिमेटोपोएटिक वाले। हिमेटोपोएटिक सारे ब्लड से रिलेटेड होंगे। ये कहाँ कहाँ से है? CFRC 012 से 016 तक। तो इसमें है पहले मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं? जो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेटरी रेट, बीपी और SpO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये होते हैं वाइटल साइंस। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज याद रखनी है। टेम्परेचर 36.5 से 37.5 नॉर्मल होता है, यानी कि 97 से 99 तक। ये डिग्री सेल्सियस में है और वो फ़ारेनहाइट में, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और पल्स 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होगी, तो ये नॉर्मल होगी। रिस्पिरेटरी रेट 12 टू 20 ब्रेथ पर मिनट, बीपी 120 टू 85 मिलीमीटर मर्करी और SpO2 मोर देन 95%। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वाटर साइज में कि जो इनके यूनिट्स है ना, बीट्स पर मिनट, ब्रेथ पर मिनट, ये लाजमी बोलने हैं। अगर बोल के बताना हो, लिखने वाला तो नहीं आएगा, बोल के बताना होगा तो इनको लाजमी बोलना है कि ये इतने होते हैं। फिर वाइटल साइंस लेने के स्टेप्स क्या होते हैं? इंश्योर पेशेंट रेस्ट। अगर पेशेंट रेस्ट पे नहीं होगा और हम बीपी ले रहे हैं तो बीपी हाई आएगा, हम समझेंगे इसको हाइपरटेंशन है, इसका बीपी हाई है। तो पेशेंट को पहले सुकून से बिठा लेना है। करेक्ट इक्विपमेंट यूज करनी है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज ना करें जो कि गलत रीडिंग में। करेक्टली रिकॉर्ड करना है वैल्यूज को, नॉर्मल रेंज के साथ कंपेयर करना है कि ज़्यादा है या कम है, और फिर रिपोर्ट करना है एबनॉर्मलिटीज, डॉक्टर को बताना है अगर आप असिस्टेंट है कि ये प्रॉब्लम है इसको। फिर एबनॉर्मल वाइटल साइंस किन किन कंडीशन के अंदर आ सकते हैं? बहुत सी कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन हम मेन वाली थोड़ी सी बेसिक वाली देख लेते हैं। जैसे फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन और लो SpO2। इन कंडीशन के अंदर हमने केयर क्या करनी है? अगर फीवर हो गया तो डीप पर स्पॉन्जिंग करनी है। इसको हम कहते हैं कि लो वार्म वाटर की पट्टियां करनी है। पानी की पट्टियां करो, बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसे कहते होते हैं ना। तो ये होती है डीप पर स्पॉन्जिंग्स। फ्लूइड दे सकते हैं। टैकीकार्डिया में कॉज एक्सेस करना है कि किस वजह से हो रहा है, कोई मेडिकेशन लेने की वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो उसको ट्रीट करेंगे। फिर हाइपरटेंशन है तो रेस्ट करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि ब्लड प्रेशर सिर्फ एक बार ही ज़्यादा हो या उसका ब्रेथ का ही हाई है, तो उसको तब हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन के अंदर एलिवेट करनी है लेग्स। जैसे किसी का बीपी लो हो जाए, एकदम से गिर जाता है, तो जब बेहोश होता है ना कोई पर्सन इस वजह से, तो उसकी लेग्स एलिवेट करें तो ब्लड फ्लो नॉर्मल होने लग जाता है। फिर लो SpO2 ऑक्सीजन थेरेपी लेनी है इसमें। फिर आ जाती है ब्लड सैंपलिंग कि अगर हमें किसी पर्सन से ब्लड कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे एसेप्टिक प्रोसीजर में एक्सप्लेन किया था ना पेशेंट को, सारा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है और ग्लव्स पहन लेने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, कुछ स्टेप्स चेंज होंगे। ग्लव्स पहन लिए, फिर उसको टॉर्निके लगाना है और वेन सिलेक्ट करनी है, कौन सी वेन में हमने इंजेक्शन लगाना है, कहाँ से कलेक्ट करना है ब्लड को। फिर क्लीन करना है उस साइड को। जब अब हमारे पास वेन सिलेक्ट होगी, फिर उस वेन की साइड को हमने क्लीन करना है सर्कुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। फिर हमने उसको कुछ टाइम ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और इंसर्ट करना है नीडल को किस डिग्री पे? 50 टू 30 डिग्री पे। ये लाजमी याद रखना है कि 15 टू 30 डिग्री के ऊपर हमने इंजेक्शन लगाना है।
ब्लड ले लिया हमने, टॉर्निकेट को हमने नीडल को रिमूव करने से पहले उतार देना है। ये भी लास्ट में याद रखना है कि टॉर्निकेट नीडल रिमूव करने के बाद नहीं उतारना, टॉर्निकेट को पहले रिलीज कर देना है। उसके बाद जो वेस्ट होगा जैसे कि नीडल है उसको डिस्पोज कर देना है, लेबल करना है जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, ब्लड कलेक्ट किया है, ग्लव्स रिमूव करने और हैंड हाइजीन परफॉर्म कर देनी है। जो CFRC 3015 से 016 वाले हैं वो CBC ब्लड टाइपिंग और कोगुलेशन से रिलेटेड है, तो ये हमने पैथो वाली वीडियो में कर लिए हुए हैं, तो ये वही है। जो हमने फाउंडेशन में किया था ना उसमें भी एक हिस्ट्री टेकिंग और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वाला था, वो भी हमने मेडिसिन के उसमें में कर दिया, इसलिए आप रिपीट नहीं करें। फिर आ जाती है फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में CFRC में क्या है, प्रिस्क्रिप्शंस है। प्रिस्क्रिप्शंस दो तरह की दी हुई है, एक एंटी हाइपरटेंसिव की और एक जनरल एंटीबायोटिक इन्फेक्शंस की। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखनी होती है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो UHS ने दिया हुआ है, वो मैं स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ RX और इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो जब आपने OSP में लिखनी है ना प्रिस्क्रिप्शन, तो पूरा प्रॉपर फॉलो करना है उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखनी है। तो देखें, प्रिस्क्राइबिंग एंटी हाइपरटेंसिव में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, टैबलेट अमोल्डिपिन, हाइड्रोक्लोरोथाइज़ेट और लोजार्टन। अमोल्डिपिन कितनी, 5 मिलीग्राम पीओ होता है पर ओज, यानी कि पर ओरली बाय माउथ, वंस डेली। हाइड्रोक्लोरोसाइड भी 12.5 मिलीग्राम वंस डेली और टैबलेट लोजार्टन पर ओरली वंस डेली। तो ये होगी एंटी हाइपरटेंसिव की मेडिकेशंस, इनको बस ऐसे ही याद रख लेना है। फिर हमने इसके लिए इंस्ट्रक्शन भी करनी है कि पेशेंट ड्रग लेते लेते क्या क्या करे। साल डाइट ना ले क्योंकि उसको पहले ही हाइपरटेंशन है, बीपी को रेगुलर मॉनिटर करता रहे कि बीपी नॉर्मल है, रेगुलर एक्सरसाइज करें और फॉलो अप करें 2 वीक्स के बाद। तो ये होगी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन एंटी हाइपरटेंशन की। फिर आ जाती है प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस। जनरल इन्फेक्शंस के लिए हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हमने टेस्ट नहीं किए, हम पहले कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कौन कौन से कर सकते हैं। एक तो होगी अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन दे दी 500 मिलीग्राम, ओरली देनी है 3 टाइम डेली 5 डेज के लिए। पैरासीटामोल देनी है अगर उसको फीवर होगा, और टैबलेट सेट्राजीन देनी है पर ओरली वंस डेली। ये हो गया एंटीबायोटिक के लिए। इंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है कि कंप्लीट करें एंटीबायोटिक के कोर्स को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं अगर एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट नहीं करते तो वो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो जाते हैं। फ्लूइड लें ज़्यादा, पानी ठीक तरह से पिएं, प्रॉपर्ली रेस्ट करें, और अगर सिम्टम्स ज़्यादा होने लग जाएं जैसे किसी एंटीबायोटिक का इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट होने लगे, तो दोबारा रिटर्न करें, वापस आएँ डॉक्टर के पास ताकि वो ड्रग चेंज कर सके या डोज को एडजस्ट कर सके। तो ये थी प्रिस्क्रिप्शंस। अब प्रिस्क्रिप्शंस को फिर मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता कि हमने एक मेडिसिन दे दी और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना होता। हमने मेडिसिन दी किसी पर्सन को, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करते रहना है कि क्या आ रहा है। अगर कोई हॉस्पिटल में पेशेंट होगा वो तो हमें पता चलता रहेगा ना कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तो हमने चेक करते रहना है कि कोई मेडिसिन हमने दी है उसके रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कोई पेशेंट को साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। कभी कभी पेशेंट नहीं बताते, हमें खुद देखना पड़ता है। तो क्या क्या करेंगे इसमें, हम एक्सेस करेंगे क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, चेक कर लेना है कि कोई उसको साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा किसी ड्रग से, जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स मेजर करने हैं जैसे बीपी, ग्लूकोज वगैरह। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हाइपरटेंशन काज करा देती हैं, तो वो चेक करते रहना है। इवेलुएट ड्रग एडहेरेंस कि पेशेंट रेगुलरली मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा। डोज को इंक्रीज करेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जितना हम चाहते हैं उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और उसके बाद अगर सेकंड ड्रग ऐड कर देनी है, और अगर रिक्वायर्ड है तो सेकंड ड्रग ऐड कर देनी है इसके साथ। डोज को कम कर देना है अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है। इसके बाद भी छोड़ नहीं देना कि सारा कुछ है तो ठीक है, बस कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है जब तक वो ड्रग ले रहा है। फिर है इंपॉर्टेंट ड्रग क्लासेस। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग क्लासेस होती हैं, एंटीबायोटिक्स, एनर्जेटिक्स, एंटीहाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक्स और एनसेड्स होती हैं। ये सारी हमने ब्लॉक 8 में पढ़ ली हैं, अब यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं होगा, और वैसे भी ये ओसपी में तो नहीं आएगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स वगैरह तो सारी हैं ही ब्लॉक 8 में, तो बस इसमें नाम पता होने चाहिए। फिर है कैलकुलेशन एंड एडजस्टिंग द ड्रग डोज। हमें पता चल गया कि हमने ये वाली मेडिसिन पेशेंट को देनी है, लेकिन अब उसकी डोज भी सिलेक्ट करनी है। हर एक में सेम डोज तो नहीं होती, बच्चों में डिफरेंट होती है, एडल्ट में डिफरेंट होती है, किसी को डायबिटीज है साथ हाइपरटेंशन है उसके लिए डिफरेंस होगी, किसी का वेट इतना है कितना है जितना भी है, तो हर एक के लिए डोजेज डिफरेंट होती है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले पेशेंट का वेट पता होना चाहिए और रिकमेंडेड डोज पता होनी चाहिए।
हम रिक्वायर्ड डोज कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या दो चीज़ें बतानी चाहिए, पेशेंट का वेट और रिकमेंडेड डोज, ताकि हम रिक्वायर्ड डोज कैलकुलेट कर सकें। तो डोज इक्वल होगी मिलीग्राम पर केजी। कोई भी रिकमेंडेड डोज है, किसी भी मेडिसिन की रिकमेंडेड डोज होती है कि इतनी लेनी है, 125 मिलीग्राम लेनी है, कितनी लेनी है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है बॉडी वेट को। जैसे एक एग्जांपल लें, जो अमोक्सिसिलिन है उसकी रिकमेंडेड डोज है 25 मिलीग्राम पर केजी और पेशेंट का वेट कितना है 20 किलोग्राम, यानी कि कोई बच्चा है। अब हमने इसके अंदर को कैसे डोज सेलेक्ट करनी है, हमने पेशेंट के वेट को अमोक्सिसिलिन की रिकमेंडेड डोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड डोज के पेशेंट को कितनी डोज रिक्वायर्ड है, 500 मिलीग्राम पर डे। अब हमने इसको अप्रोप्रिएट डोज में डिवाइड करना है, जैसे कि 3 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे हमने डिवाइड करना है। अगर किसी पर्सन को रीनल या हिपैटिक डिस्फंक्शन है तो उसमें एडजस्ट करना है डोज को। क्यों एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि ड्रग्स जो इलिमिनेट होती है ना, वो रीनल से या हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से एलिमिनेट होती हैं, यानी बाइल में एलिमिनेट होंगी या फिर यूरिन में एलिमिनेट होंगी, फीसिस में। तो हमने डोजेस को एडजस्ट करने हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो। अब किसी पर्सन को हिपैटिक या रीनल डिस्फंक्शन है तो क्या होगा कि बॉडी ड्रग को एलिमिनेट नहीं कर सकती। जब ज़्यादा देर बॉडी ड्रग के अंदर रहेगी तो साइड इफेक्ट काज करा सकती है, इसलिए हमने ड्रग के डोजेज को एडजस्ट करना होता है। एंड दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा CFRC। अब कल करेंगे पल्स।